हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद इनके बीच में एक रिलेशन भी हम एस्टेब्लिश कर लेंगे। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते रहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ये जो डेफिनेशंस, और कई बार इसकी डेफिनेशन एक से ज़्यादा दी जाती है, तो उस कंडीशन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जो यहाँ इस टाइप से स्टडी करेंगे कि दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है उसको भी हम क्लियर कर देंगे, और कैसे हम फर्स्ट डेफिनेशन से सेकंड डेफिनेशन की हो जाएंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट है व्हाट इज द ईएमएफ। ईएमएफ it is the work done, it is the work done in moving unit positive charge, unit positive work done in moving unit positive charge, that is plus 1 coulomb. Unit positive charge once around a closed circuit, once around a closed circuit including cell, प्लस 1 गुलाम को है जो किसी क्लोज सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट मतलब है जो उससे करंट ली जा रही है। अंडरस्टैंड? तो है जो प्लस 1 गुलाम को है जो एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस वो घूम के वो है जो मोशन करता हुआ घूमता हुआ उसी क्लोज सर्किट के अंदर, उस वायर के अंदर घूमता हुआ अगर उसी पॉइंट तक आ जाता है तो इट मीन्स इट इज़ द वर्क डन इन क्लोज सर्किट। ठीक है ना? तो फिर है जो उस वर्क डन को प्लस 1 गुलाम के लिए जो वर्क डन आप कैलकुलेट करते हो उसको हम है जो ईएमएफ बोलते हैं बच्चों, है ना? तो मैं इसको एक सर्किट बना के भी समझा देता हूँ। लेट वी हैव ए सर्किट, क्लोज सर्किट, मैं इस बार वायर को थोड़ा से उसकी विड्थ बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हम इसको फ्लो को बताना है ना। वायर का डायमीटर इतना नहीं होता जितना कि मैंने बनाया है, लेकिन वी आर शोइंग इट एनलार्ज्ड। इसका डायमीटर हम एनलार्ज करके बता रहे हैं। अंडरस्टैंड? ये आपके पास है जो वायर है बच्चों, इसे कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ नॉट अ पाइप। ठीक है ना? इसका डायमीटर मैंने ज़्यादा किया है। एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर है जो इतना ज़्यादा डायमीटर होता नहीं है, उसका डायमीटर स्मॉल होता है। अंडरस्टैंड? इट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है? इट इज़ द वायर। ये आपके पास है जो वायर है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रही है, इट इज़ द आई करंट, स्टेडी करंट फ्लो हो रही है आई। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। यहाँ बच्चों है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बच्चों। इट इज़ ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर है जो केमिकल रिएक्शंस के कारण है जो ये टर्मिनल है जो पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाता है, ये टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाता है। इट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बच्चों। अंडरस्टैंड? एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों क्लोज सर्किट के अंदर जो मूव करवाने में जो वर्क डन है उसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं। लेट है जो W वर्क इज डन फॉर Q चार्ज, है ना? जैसे आपने क्या किया कि यहां से प्लस 1 गुलाम मूव करना स्टार्ट हुआ और अगेन वो इस टर्मिनल तक पहुंच जाए। अंडरस्टैंड? यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट तक अगर वो पहुंच जाता है तो इसका मतलब उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो लेट W इज द वर्क डन इन ए साइकिल एंड Q इज द टोटल चार्ज जो आपका इस पॉइंट तक पहुंचा है। तो W बाई Q इज द वर्क डन फॉर प्लस 1 कूलम चार्ज। अंडरस्टैंड? तो बाय डेफिनेशन इट इज द एप्सिलॉन। ये जो ईएमएफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन।
अब है जो W इन SI यूनिट इट इज जूल और इट इज कूलाम। तो जूल पर कूलाम वी ऑलरेडी नो दैट इट इज द वोल्ट, दैट इज वोल्ट V, जिसको V से शो करते हैं। अंडरस्टैंड? तो SI यूनिट है जो, ध्यान रखना कि EMF की है जो बच्चों वोल्ट है ना, SI यूनिट, SI यूनिट दैट इज वोल्ट। अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ये जो फोर्स आप इस टाइप से क्यों बोलते हो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अंडरस्टैंड? तो बच्चों फोर्स उस टाइम पे जो नेम दिया गया था, इसको एक ड्राइविंग फोर्स समझा गया था। इट ड्राइव्स द इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट। अंडरस्टैंड? ये जो एक फोर्स होता है, साइंटिस्ट में पुराने समय में जो साइंटिस्ट लोगों ने जो उनके बीच में मिसकंसेप्शन थी, बिकॉज दिस फिनोमिना वाज नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड एट दैट टाइम। उस समय तक ये फिनोमिना है जो कंप्लीटली इसकी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आई थी, तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक फोर्स माना। अंडरस्टैंड? और फोर्स एक ऐसा फोर्स जो कि सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करता है। अंडरस्टैंड? लेकिन बच्चों ये जो बाद में क्लियर हुआ कि इट इज़ नॉट ए फोर्स, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, दो टर्मिनल्स के बीच में, व्हेन नो करंट इज ड्राइंग फ्रॉम इट। अंडरस्टैंड? तो अब देखो उस डेफिनेशन, ये मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्लियरली है जो इसकी यूनिट है जो वोल्ट होगी, जूल पर कूलम वोल्ट होगी, नॉट न्यूटन। न्यूटन इसकी यूनिट नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये उस समय नाम दिया गया था जब इस फिनोमिना को प्रॉपर्ली इट वाज नॉट अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड? तो ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट रहेगी। अब बच्चों है जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए से जो चार्ज को स्टार्ट करता हूं +1 कूलम को, +1 कूलम चार्ज कर रहा, मूव कर रहा है इस क्लोज सर्किट के अंदर। अंडरस्टैंड? तो आउटर सर्किट में ये फ्लो हो रहा है इस वायर के थ्रू होता हुआ बी पॉइंट तक। तो मैं लिखता हूं टोटल वर्क डन फॉर +1 कूलम, तो 4 +1 कूलम है ना, वर्क डन साइकिल के अंदर वर्क डन। अंडरस्टैंड? वो हो जाएगा बच्चों W A to B आउटर सर्किट, आउटर सर्किट के अंदर, आउटर सर्किट में इस टाइप से। अंडरस्टैंड? प्लस W B to A इनसाइड द सेल, यानी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द सेल। आउटर सर्किट में A से B की ओर है जो वायर के थ्रू है जो करंट फ्लो होगी, यानी +1 कूलम चार्ज है जो वायर के थ्रू फ्लो होगा, और सेल के अंदर इट मूव्स फ्रॉम टर्मिनल B टू टर्मिनल A। तो उसके लिए वर्क डन W B to A है इनसाइड द सेल, और इट इज द आउटर सर्किट। आउटर सर्किट मतलब थ्रू वायर्स। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये चूंकि कैलकुलेशन आप +1 कूलम के लिए कर रहे हो, तो इसका मतलब ये जो वर्क डन है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल्स टू है, इट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड? और ये वाला जो वर्क डन है, लेट इट इज V डैश, मतलब टर्मिनल B से टर्मिनल A की ओर इनसाइड द सेल मूव करवाने में जो वर्क डन है वो B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल्स टू होगा। अंडरस्टैंड? तो V प्लस V डैश बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल्स टू V एंड इक्वल्स टू V डैश। अंडरस्टैंड? और ये आपके लिए W हो जाएगा। अब बच्चों इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग, current is not flowing in the circuit, अगर सर्किट में करंट है जो 0 है, तो उस कंडीशन में है जो बच्चों ये W जो है जो कि +1 कूलम के लिए वो है जो V के इक्वल्स टू हो जाएगा, सिंस V डैश इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r एंड I इक्वल्स टू 0, सो V डैश इक्वल्स टू भी 0, क्योंकि अगर ohms लॉ अप्लाई करूंगा इनसाइड द सेल तो स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। अंडरस्टैंड? और सिंस जो करंट है जो हम कह रहे हैं करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट्स, है ना, जब करंट फ्लो नहीं होती है तो सेल ओपन सर्किट में माना जाता है, सेल इन ओपन सर्किट,
सेल ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इट मीन्स वी डैश इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में है जो बच्चों ये W इक्वल टू वर्क डन है जो V आ जाएगा, और चूंकि ये कैलकुलेशन +1 गुलाम के लिए चल रही है तो इट इज द EMF ऑल्सो, अंडरस्टैंड। तो ये वर्क डन जो है EMF के इक्वल टू है, इट मीन्स एप्सिलॉन इक्वल टू V। अब बच्चों सोचो आप, करंट भी फ्लो नहीं हो रही है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है, मतलब सेल पड़ा हुआ है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, अंडरस्टैंड, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस के कारण ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेट होता है, उसको EMF बोलते हैं बच्चों, अंडरस्टैंड। तो आप सेकंड डेफिनेशन दे सकते हो बच्चों, अनदर डेफिनेशन दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू terminals of cell when no current is flowing through it, that is cell in open circuit। जब सेल से करंट ली जाती होती है तो बच्चों उस समय वो क्लोज सर्किट में माना जाता है, और जब सेल से करंट नहीं ली जा रही है उस समय वो ओपन सर्किट में होता है। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। उससे जब करंट नहीं ली जा रही होती है तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल रहता है। इट इज पॉसिबल बच्चों, अंडरस्टैंड, ये पॉसिबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है जो जैसे हम क्या करते हैं कि ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, अंडरस्टैंड। अगर हम जो किसी सेल से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, अंडरस्टैंड, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल रहेगा बच्चों, अंडरस्टैंड। वो सेल के EMF के इक्वल्स टू है, अंडरस्टैंड। ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो रही है क्योंकि सर्किट इज नॉट क्लोज, ये इस जगह से ओपन है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस है, बट करंट इज नॉट फ्लोइंग बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज हियर ड्यू टू एयर की वजह से यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, सो नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, अंडरस्टैंड। तो बच्चों है जो potential difference between two terminals of a cell when no current is flowing through it, that is cell is an open circuit, is known as EMF, electromotive force, understand। अब इस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों मैं एक सेल बना देता हूं, जैसे let it is the electrolytic cell, it is the solution, इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड P, नेगेटिव इलेक्ट्रोड N। अब बच्चों है जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है, तो आप उसको है जो एक वोल्टमीटर लगा के है जो डायरेक्ट मेजर करें, पॉजिटिव और नेगेटिव, अंडरस्टैंड। तो करंट नहीं ली जा रही है ना, इससे बाहर वाले किसी सर्किट में करंट नहीं है, आप डायरेक्ट एक वोल्टमीटर लेके आए, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जोड़ के इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, तो इट विल रीड द EMF, रीड्स EMF, अंडरस्टैंड। ये जो EMF को रीड करेगा बच्चों, अंडरस्टैंड। तो फिर दो डेफिनेशन हो गई बच्चों। फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या थी, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड ए क्लोज सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, यानी उसको एक पूरा साइकिल +1 कूलम को एक पूरा साइकिल के अंदर मूव करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है सेल के अंदर से भी, अंडरस्टैंड। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था अगर उसी पॉइंट के ऊपर अपन मान लें +1 कूलम चार्ज आ गया तो उसके लिए जो भी वर्क डन है दैट इज द EMF, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। और ये EMF एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, इट इज नॉट अ फोर्स, अंडरस्टैंड। फिर हमने इस टाइप से कैलकुलेशन करके जो हमने पता लगाया कि जो आपके पास है जो W इक्वल्स टू WAB और WBA, ये WAB +1 कूलम को आउटर सर्किट में मूव करवाने के लिए वर्क डन, और ये B2A इनसाइड द सेल है जो मूव करवाने में वर्क डन है आपके पास, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया बच्चों V + V', अंडरस्टैंड, V + V', अंडरस्टैंड। V है जो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, अंडरस्टैंड, बिटवीन टर्मिनल A एंड B, और इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, इट इज द वर्क डन फॉर दिस
इस पेज के लिए, इस पोर्शन को जो के अंदर +1 कूलम जब यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए जो वर्क डन है वो V' से शो होगा, और यहाँ से यहाँ तक वर्क डन है जो वो है जो V से शो होगा। अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों हमको पता है कि V तो आ रहा है एप्सिलॉन के इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि आ रहा सर्किट से करंट नहीं ली जा रही, उस कंडीशन के अंदर V' तो 0 है। अंडरस्टैंड। क्योंकि V' जो है I × स्मॉल r होता है। अंडरस्टैंड। अब लेकिन करंट तो ले ही नहीं रहे हो, करंट नहीं ले रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहाँ अवेलेबल रहेगा आउटर सर्किट में, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, लेकिन चूंकि करंट नहीं ली जा रही है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल रहेगा वो केमिकल रिएक्शंस के कारण अवेलेबल रहेगा। अंडरस्टैंड। तो फिर है जो आपके पास आ जाता है कि वर्क डन इक्वल्स टू V इक्वल्स टू एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन इक्वल्स टू V, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ a cell when no current is drawing from it. It is the concept of EMF. अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं बच्चों टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर। अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? तो बच्चों टर्मिनल वोल्टेज जो है वो बच्चों जब सेल क्लोज सर्किट में हो, अंडरस्टैंड, क्लोज सर्किट में होने पर उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल होता है उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। यानी जब सेल क्लोज सर्किट में हो, अंडरस्टैंड, तो उस समय दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। अंडरस्टैंड। अब उसका भी हम एनालिसिस करके देख लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज, अंडरस्टैंड, टर्मिनल वोल्टेज को V से शो करते हैं बच्चों। अब देखो अभी अभी हमने एनालिसिस किया था बच्चों, जो हमारे पास जो एनालिसिस आया टोटल वर्क डन फॉर +1 कूलम, किसके लिए है ये? फॉर +1 कूलम, वो है WAB आउटर सर्किट, आउटर सर्किट से होके +1 कूलम को ले जाने में, A से B तक ले जाने में वर्क डन। अंडरस्टैंड। और प्लस WB टू A थ्रू सेल, अंडरस्टैंड। और फिर है जो बच्चों, अब ये बच्चों है जो वर्क डन आया था आपके पास, टोटल वर्क डन W है ना, ये टोटल वर्क डन था W, वो WAB, वो V, ये V के बराबर और ये V' के बराबर आया था। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B थ्रू, है ना। और फिर B2 है, ये वर्क डन है B2 A तक के लिए, और ये A से B तक के लिए आउटर सर्किट के लिए जो वर्क डन है वो बाय डेफिनेशन है जो V और V' से शो हो रही है। अंडरस्टैंड। क्योंकि डेफिनेशन है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, वर्क डन मूविंग है +1 कूलम चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड। तो अब बच्चों अब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही है, स्टेडी करंट I। अंडरस्टैंड। तो बच्चों हमको पता है कि ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ये V होता है, अंडरस्टैंड, V इक्वल्स टू होता है इफ सेल इज इन ओपन सर्किट, सेल अगर ओपन सर्किट में है देन अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के कारण है जो ये पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल रहता है, वो होता है बच्चों एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन। आपके पास है जो जब सेल ओपन सर्किट में है तो केमिकल रिएक्शंस के कारण उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन गया और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये ड्यू टू है जो एक्सचेंज ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से चार्जेस के एक्सचेंज के कारण है जो उनके एक टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाता है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा वाला टर्मिनल है जो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाता है विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट। सो ए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप विद इन द सेल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, दैट इज नॉन एज EMF। अंडरस्टैंड। वो उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ये है आपके पास। अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो ये सर्किट में आई है आप, अंडरस्टैंड। तो चूंकि है जो अगर इसमें स्टेडी करंट I फ्लो हो रही है
तो इट मीन्स है जो सेल के अंदर ये करंट फ्लो हो रही है बी टू ए, तो इट मीन्स बाय ओम्स लॉ वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड द चार्ज, जो आयंस फ्लो होते हैं, अंडरस्टैंड, इनसाइड द सेल बच्चों है जो करंट आयन की फॉर्म में जो मूव करती है, अंडरस्टैंड। तो वो जो आयन है जो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की ओर या इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की ओर जब वो मूव करते हैं तो दे कोलाइड विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और सम इंप्योरिटी आल्सो प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो उनका कोलिजन होता है, तो उस कोलिजन की वजह से उनके फ्लो के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों है जो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये इंप्योरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर इंप्योरिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उस कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी हायर, अंडरस्टैंड। फिर है जो वो इलेक्ट्रोड है जो सॉल्यूशन के अंदर कितने डूबे हुए हैं, अंडरस्टैंड, अगर वो ज़्यादा डूबे हुए हैं तो फिर है जो एक्सचेंज ऑफ आयंस या फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए और टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी इज इजियर, अंडरस्टैंड। उनके पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है उन टर्मिनल्स के ऊपर है जो, क्योंकि वो ज़्यादा डूबे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रोड है, पहले इतना डूबा हुआ था और फिर बाद में इतना डूबा हुआ, भाई आपने सॉल्यूशन बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, ये जहाँ है जो वो आयंस है जो पहुँच सकते हैं, यहाँ 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 इस टाइप से है जो ज़्यादा स्पेस अवेलेबल, तो जो फ्लो के अंदर है जो कन्वीनियंस रहेगी, अंडरस्टैंड। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर इन दैट केस, अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशंस का जो कंसंट्रेशन अच्छा है तो मोर आयंस आर अवेलेबल, सो फ्लो इज इजियर, इट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस इज अगेन स्मॉलर, अंडरस्टैंड। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, अगर है जो पहले डिस्टेंस ज़्यादा थी और डिस्टेंस कम है तो फिर ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस आप कम कर दोगे तो है जो ध्यान रखना इन दोनों के बीच में आयंस का जो एक्सचेंज है जो मूवमेंट है वो इजी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी अगेन स्मॉलर, अंडरस्टैंड। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है बच्चों, अगर टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो उस कंडीशन के अंदर है जो आयंस डिसोशिएट होंगे, ठीक है ना, उसके आयंस है जो क्या होगा, आयोनाइज डिसोशिएट्स होंगे, एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स एटम्स वगैरह जो भी है वो डिसोशिएट्स होंगे। डिसोशिएट्स होने से है जो मोर चार्ज कैरियर्स यानी मोर आयंस आर अवेलेबल, एटम्स है जो ड्यू टू टेम्परेचर है ना देयर डिसोशिएशन विल बी मोर, अंडरस्टैंड। सॉल्यूशन का डिसोशिएशन मोर हो जाएगा तो ज़्यादा आयन अवेलेबल रहेंगे, ज़्यादा आयन अवेलेबल रहेंगे तो चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होने से करंट भी है जो ज़्यादा फ्लो होगी, इट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर अगेन, अंडरस्टैंड। तो फिर ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बच्चों रिड्यूस हो जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंड। दीज आर सम फैक्टर्स, ठीक है ना, ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस कर लिया है, तो आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करंट है जो सेल के अंदर बी टर्मिनल से ए की ओर फ्लो हो रही है, अंडरस्टैंड। तो इट मीन्स वी बी माइनस वी ए, क्योंकि बी का पोटेंशियल सर्टेनली है जो ज़्यादा है और ए का पोटेंशियल कम है इनसाइड द सेल, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू आई इंटू आर। लेकिन वी नीड वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी तो हो जाएगा बच्चों माइनस आई इंटू स्मॉल आर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, किसकी वजह से? इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर यहां आई है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जब करंट फ्लो नहीं हो रही होती है तो उस कंडीशन के अंदर है जो ध्यान रखना उसका सॉल्यूशन जो उसका हर पॉइंट है जो सेम पोटेंशियल पे होता है, बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग, अंडरस्टैंड। तो सॉल्यूशन का हर पॉइंट है जो क्या होता है कि सेम पोटेंशियल पे होता है, लेकिन करंट फ्लो हो रही होती तो अब वी ए माइनस वी बी बराबर आप लिख सकते हो माइनस आई इंटू स्मॉल आर बाय ओम्स लॉ, और इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से है? करंट के फ्लो की वजह से, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस के कारण तो जो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू टर्मिनल वो एप्सिलॉन है, और फिर है जो करंट फ्लो की वजह से वी ए माइनस वी बी बच्चों माइनस आई इंटू आर यानी समवॉट रिड्यूसेस, थोड़ा सा कम हो गया है। तो अवेलेबल ये था और उसमें से कितना कम हुआ आपके पास, कितना रिड्यूस हुआ बच्चों? आई इंटू स्मॉल आर। तो इसका मतलब आपके पास अब जो अवेलेबल है वो है V, और ये V टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा? इट इज द टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो इसका मतलब है जो V की डेफिनेशन होगी बच्चों, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स of a cell when current
इज फ्लोइंग थ्रू इट, यानी जब इस सेल से जो करंट ली जा रही है तो उस कंडीशन में जो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जब उससे करंट फ्लो हो रही है, वो एप्सिलॉन से समवॉट रिड्यूसेस बाय एप्सिलॉन इनटू स्मॉल आर, दैट इज द अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड? जब करंट नहीं ली जा रही थी तब है जो आपके पास अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस था केमिकल रिएक्शंस के कारण एप्सिलॉन, लेकिन अब है जो चूंकि करंट सेल से जो फ्लो हो रही है, सेल के अंदर भी फ्लो हो रही है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है जो उनका अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी सेल ये करंट फ्लो की वजह से माइनस आई इंटू स्मॉल आर है, तो ये जो बच्चों इतना रिड्यूस हो जाता है। तो अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास होता है ये टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो सब जब सेल है जो क्लोज सर्किट में हो, अंडरस्टैंड? क्लोज सर्किट से मीनिंग है बच्चों कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना देता हूँ, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये आउटर सर्किट के अंदर है जो आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है, यानी ये जो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट, करंट है जो आप इससे ले रहे हो, अंडरस्टैंड? अब बच्चों अगर आप है जो एक है जो वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है ना, इस टर्मिनल और इसके बीच में आप एक वोल्ट मीटर है जो अप्लाई कर देते हो, कब? जबकि इसके अंदर आउटर सर्किट के अंदर है जो आई करंट फ्लो हो रही है बच्चों, कितनी? आई करंट। तो उस समय जो रीड करेगा वो टर्मिनल वोल्टेज रीड करेगा। क्या रीड करेगा? टर्मिनल वोल्टेज रीड्स, अंडरस्टैंड? तो आई थिंक है जो टर्मिनल वोल्टेज और उनके बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, और ये उनके बीच में रिलेशन भी हमने एस्टेब्लिश कर दिया है। अब इस रिलेशन से जो बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट है जो कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, वी कैन ड्रॉ एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अंडरस्टैंड? ये रेजिस्टेंस है जो लेट है जो बच्चों आर है, अंडरस्टैंड? और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है, करेक्ट? तो बच्चों इस ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, अंडरस्टैंड? इट इज द टर्मिनल ए एंड इट इज द टर्मिनल बी। तो बच्चों टर्मिनल वोल्टेज वी जो है आप उसको आई इंटू आर भी तो कह सकते हो बच्चों, बिकॉज इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो भी आपका टर्मिनल वोल्टेज वी के बराबर है, अंडरस्टैंड? क्योंकि आउटर सर्किट में करंट ली जा रही है और ये ए और बी किससे कनेक्टेड है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, उस जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो बाय ओम्स लॉ टर्मिनल वोल्टेज जो अवेलेबल है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो आई इंटू कैपिटल आर है ना? तो फ्रॉम रिलेशन V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई इंटू स्मॉल आर, बट V इक्वल्स टू आई इंटू आर, है ना, ओम्स लॉ, अंडरस्टैंड? तो फिर ये हो जाएगा बच्चों आई इंटू आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई इंटू स्मॉल आर। इसको आप इस साइड में शिफ्ट कर दें और आई को कॉमन ले लें, तो इट इज एप्सिलॉन, तो आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी किसी क्लोज्ड लूप के लिए ये ईएमएफ है, अंडरस्टैंड? और ये है बच्चों टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो वही करंट के इक्विवेलेंट है, जहां आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और है जो स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। तो टोटल करंट ध्यान रखना, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट क्लोज लूप, अंडरस्टैंड? उस क्लोज लूप के जो टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल्स टू होता है, ठीक है ना बच्चों? अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ की मैकेनिकल एनालॉजी क्या है? मतलब ईएमएफ किस टाइप से वर्क करता है, ये भी हमारे दिमाग में अगर कंफ्यूजन हो तो हम ये जो उसकी है जो एक सर्किट से उसको इक्वेट करते हुए एक है जो एक एग्जांपल के अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर पाइप के अंदर है जो वाटर फ्लो हो रहा है अपर टैंक टू लोअर फ्लो टैंक, अंडरस्टैंड? उससे हम इसको इक्वेट करेंगे और हम है जो उसकी वर्किंग को, उसकी ईएमएफ की वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड? लेट वी हैव ए मैकेनिकल एनालॉजी। तो बच्चों यहां है जो हमारे पास एक टैंक है और टैंक में एक पाइप लग रहा है, अंडरस्टैंड? ये पाइप है जो बच्चों एक और अनदर पाइप से है जो ऐड जुड़ा हुआ है बच्चों,
ए बी, अंडरस्टैंड। और बच्चों है जो इससे एक लोअर टैंक की ओर है जो वाटर फ्लो हो रहा है। और इस टैंक में भी है जो एक वाटर का सर्टेन लेवल तक वाटर भरा हुआ है और ये फ्लो है जो इसके अंदर हो रहा है बच्चों, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम अगर यहाँ पाइप एक पंप लगा देते हैं, पंप वाटर पंप पी, अंडरस्टैंड, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से है जो ऑपरेट होता है। ये क्या करता है, पानी को लिफ्ट करता है और अगेन इस अपर टैंक के अंदर लेके आता है। अंडरस्टैंड। ठीक है ना, इस लोअर टैंक से अपर टैंक की ओर है जो पानी को लिफ्ट करता है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर है जो आपको वाटर का स्टेडी फ्लो मेंटेन रखना है, यानी ये लेवल से सेम रखना है, अंडरस्टैंड, इसका लेवल भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो, इसका लेवल भी टाइम का चेंज नहीं हो और कंटिन्यूसली है जो वाटर इसके अंदर फ्लो हो, तो आपको एक पंप लगाना पड़ रहा है, अंडरस्टैंड। अब ये पंप क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखता है, अंडरस्टैंड। प्रेशर डिफरेंस मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर ग्रेटर होना चाहिए बी पॉइंट के प्रेशर से, तो उस कंडीशन के अंदर वाटर है जो ए से बी की ओर फ्लो होगा और है जो इस लोअर टैंक के अंदर आएगा। अब बच्चों लोअर टैंक का लेवल भी सेम रखना है और अपर टैंक का लेवल भी सेम रखना है, यानी ये लेवल टाइम के साथ चेंज नहीं होने हैं, जबकि आपका पंप जो है कंटिन्यूसली ऑपरेट हो रहा है, दैट इज इन वर्किंग, वो वर्किंग में है। तो बच्चों उस कंडीशन में ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि वाटर का फ्लो जो स्टेडी रेट से हो रहा है, अंडरस्टैंड, अपर टैंक टू लोअर टैंक, है ना। और उस कंडीशन के अंदर है जो जब ये वाटर है जो इससे इस टैंक में आ जाता है तो वो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का उसमें लॉस होता है, अंडरस्टैंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये पानी एच हाइट के ऊपर है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप एच हाइट मान लीजिए, तो फिर है जो वाटर यहां से यहां तक फ्लो होने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को लॉस करता है और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, अंडरस्टैंड। और काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट बच्चों विस्कस फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो लिक्विड फ्लोज इन लेयर्स, उस कंडीशन के अंदर है जो जब वो फ्लो होता है तो उनकी डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आता है, दैट इज अ विस्कस फोर्स, जिसको हमने क्लास है जो 11th के अंदर डिस्कस किया था। तो उसके अगेंस्ट है जो सम एनर्जी डिसिपेट्स, अंडरस्टैंड। तो है जो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, अंडरस्टैंड। और थोड़ी बहुत एनर्जी का जो लॉस जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, वो है जो इस पाइप के थ्रू है जो फ्लो के अंदर है जो होती है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों है जो अगर है जो हम एक ऐसी डिवाइस काम में ले रहे हैं जिसको हम पंप बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड, तो वो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर वो उसी रेट से वर्क करे जिस रेट से एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, अंडरस्टैंड, एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है बच्चों, कहाँ कहाँ डिसिपेशन हो रहा है, तो ये विस्कस फोर्स जो है, कौन सा फ्लो के दौरान जो विस्कस फोर्स हो रहा है उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और वो हीट एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को लीक हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो पंप है जो जिस रेट से एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है उसी रेट से अगर वर्क करे या स्टेडी रेट से वाटर के फ्लो को मेंटेन रखे, ये लेवल्स अगर मेंटेन रहे, तो उस कंडीशन को पंप को उतना ही वर्क करना पड़ता है जितना एनर्जी लॉस पर सेकंड हो रहा है, अंडरस्टैंड। उस रेट से आपको है जो पंप को वर्क करना पड़ेगा जिस रेट से जो एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, अंडरस्टैंड। और है जो ये क्या करेगा कि वापस है जो चूंकि इसमें लेवल को मेंटेन रखेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी मेंटेन, अंडरस्टैंड। तो बच्चों पंप है जो एक सर्टेन रेट से वर्क कर रहा है टू मेंटेन द स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर, अंडरस्टैंड। अब इसको इक्वेट कर दें बच्चों, है जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उससे इक्वेट कर दें, तो लेट वी हैव ए सेल एट पॉजिटिव पोटेंशियल, ये जैसे ए पॉइंट है, और है जो बच्चों ये है जो वायर को वापस अगेन मैं थोड़ी सी उसकी विड्थ बता रहा हूँ, यहाँ एक्चुअल प्रैक्टिस में इतनी विड्थ होती नहीं है वायर की। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है और करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, अंडरस्टैंड। आइए अब बच्चों चार्ज है जो टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की ओर फ्लो हो रहा है स्टेडी रेट से, अंडरस्टैंड। तो हमको पता है बच्चों के जो वो कॉलिजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कॉलिजन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट,
क्यों? क्योंकि वो एनर्जी किसको दे देते हैं? वो नेक्स्ट आयन को दे देते हैं। अंडरस्टैंड? उससे उन आयंस का एम्पलीट्यूड बढ़ता है जिनसे वो कोलाइड करते हुए, कोलिजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो फिर वो अल्टीमेटली वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर जो एटमॉस्फेयर को लीक हो जाती है। अंडरस्टैंड? वो रेडिएट हो जाती है थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब है जो आपका +1 कूलाम है जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो कंटिन्यूसली एनर्जी को है जो किनको आयंस को दे रहा है, और वो आयंस है जो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को। तो इसका मतलब दे आर लूजिंग द एनर्जी। तो बच्चों जो जब वो इस पॉइंट पे होते हैं तो उनका पोटेंशियल हायर होता है। अंडरस्टैंड? लेकिन वो जब मूव करते हुए इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है जो बच्चों रिड्यूस हो जाती है डेल्टा यू से। अंडरस्टैंड? ये बी और ये ए कितनी रिड्यूस होगी? देखना, जैसे ए पॉइंट का पोटेंशियल है जो वी ए है, तो है जो +1 कूलाम के लिए अगर ये कैलकुलेशन करता हूं मैं, अंडरस्टैंड, ये क्यू कूलाम के लिए अगर मैं क्यू चार्ज के लिए करूं तो क्यू चार्ज अगर यहां से यहां तक पहुंचता है तो जब वो यहां था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी Q इंटू वी है। अंडरस्टैंड? और जब वो यहां है तो वो है पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप U1 ले लें और इसको आप U2 ले लें, तो -Q इंटू वी बी। तो चेंज इन पॉइंट जब वो B से A तक मूव करता है Q चार्ज, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज UA माइनस UB। अंडरस्टैंड? तो UA तो है आपके पास QVA और ये है -QVB। अंडरस्टैंड? तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास QVA माइनस VB के बराबर, दैट इज पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? चार्ज जब है जो A से ये B से A की ओर जाता है, तब अगर A से B तक जाए, A से B तक, तो बच्चों है जो उस कंडीशन में A से B तक जैसे इस वायर के थ्रू अगर यहां तक चला जाता है तो फिर ये कैलकुलेशन है जो होगी बच्चों, ये डेल्टा U जो आ जाएगा आपके पास है जो QVB माइनस QVA। अंडरस्टैंड? दैट इज QVB माइनस VA। अंडरस्टैंड? अब VB माइनस VA, चूंकि A हायर पोटेंशियल पे और B नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है केमिकल रिएक्शंस के कारण, तो ये नेगेटिव आएगा बच्चों। Q इंटू आप इसको -V ले लें, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ रही है बच्चों नेगेटिव। क्या आ रही है? नेगेटिव। इसका मतलब जब चार्ज है जो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पहुंचता है, A से B तक, तो उसकी है जो इस सर्किट के थ्रू है जो फ्लो होने में उसकी है जो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। अंडरस्टैंड? और वो रिड्यूस है जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वायर्स के अंदर वो है जो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उस कंडीशन में जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अंडरस्टैंड? और फिर बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी है जो ऐसे हीट डिसिपेटेड हो जाती है बच्चों। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो हमको पता है जो वो इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं तो वो स्टेबल आयंस को दे देते हैं उस एनर्जी को, और वो अल्टीमेटली हीटअप होके और वो एनर्जी रेडिएट हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक चार्ज फ्लो होता है तो हीट लॉस तो होती है। अंडरस्टैंड? तो अब है जो इस फ्लो को मेंटेन करना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है जो आपकी बैटरी को या सेल को B टर्मिनल से A टर्मिनल की ओर पहुंचाना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो उस कंडीशन में बच्चों इसको वर्क तो करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अदरवाइज ये चार्ज है जो यहां तक जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जाना पाएगा? क्योंकि B पॉइंट का पोटेंशियल B पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है और A पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो इसका मतलब लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना, यानी उसको एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। तो बच्चों बैटरी यूजेज इट्स केमिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी का यूज करके उस चार्ज को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पहुंचा देती है, और अगेन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण आउटर सर्किट के अंदर है जो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों बैटरी क्या करती है? इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स सो एज टू मेंटेन द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से जो ये सर्किट, इसमें भी एनर्जी लॉस होता है, और वो एनर्जी लॉस है जो कंपनसेट कौन करता है बच्चों? ये केमिकल सेल। जिस रेट से जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है उसी रेट से ये एनर्जी सप्लाई होती है। ठीक है बच्चों? तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी, और मैंने इसको समझाने की कोशिश की आपको अच्छे तरीके से। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको सर्टेनली है जो इसकी कॉन्सेप्ट के अंदर है जो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।